नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी का उपन्यास लीला चिरंतन का 5वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह की कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। दरअसल मैं अपने पिताजी के बदल जाने से न केवल बेचैन और हैरान रह गई हूँ, बल्कि टूट भी गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में शायद इस तरह की घटना पहले कहीं नहीं घटी है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा है कि सभी बदल जाते हैं या बदल सकते हैं। आकाश और पाताल तक बदल सकते हैं। मैं खुद अपनी माँ के बारे में बता सकती हूँ। माँ का पुराना स्वभाव पता नहीं कहाँ खो गया है और वह अचानक एक नए रूप में दिखने लगी है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि माँ जानबूझकर खुद अपने को तोड़ मरोड़ कर किसी दूसरे आकार में ढल जाना चाहती है। इसके पीछे उसका हाहाकार नहीं, एक जबरदस्त विद्रोह है, और वह जैसे किसी प्रतिहिंसा में फूट पड़ना चाहता है। लेकिन बुआ क्या बताना चाहती है? जो बुआ अपने आनंद और आह्लाद में सबके ऊपर अपने स्नेह की बारिश करती फिर रही थी, वही मुझे अपनी आंखों से कहीं धमका तो नहीं रही थी। वही बुआ अपने स्वार्थ के मामले में इस कदर बेशर्म होकर अपनी दलील पेश करती हुई जरा भी नहीं झिझकी। उसकी इस बेहुदगी पर तो उसके नए नए पति महादेव को सिर नीचे करके बैठ जाना पड़ा। और तो भी जो हुआ ठीक ही हुआ। माँ ने एकदम दो टूक फैसला सुना दिया। हालांकि मैं माँ की बातों से थोड़ी सी शर्मिंदा भी हुई थी कि आशीन डॉक्टर ने माँ को अवश्य ही कुटिल समझ लिया होगा। बुआ ने भी कुछ ऐसा ही समझा होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि माँ ने जो कुछ किया वही उचित था। घर का हिस्सा मैं किराए पर चढ़ा दूंगी, तुम्हारी आपत्ति की कोई परवाह नहीं करती। और दूसरी तरफ तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए किराए की आधी रकम मैं तुम्हारे पास मनी ऑर्डर द्वारा भिजवा दूंगी, जिस पर तुम्हारा हक बनता है। इसे लेकर कैसी कैसी बातें और गाते हुए, कुछ दिन पहले तक तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, और अब मैं यह सब समझ पाती हूँ। यह सर्वनाश नहीं तो और क्या है? क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? आगे क्या होगा? क्या नक्षत्र भी कभी बदल जा सकता है? अरे बाप, तो फिर मैं क्या करूंगी? हो सकता है वह बदलता जा रहा है और तभी शायद पिछले कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों? मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी नक्षत्र आया। आते ही उसने पूछ लिया, पता है मैं इतने दिन से तुझसे मिलने क्यों नहीं आ पाया? मैंने गुस्से से कहा, मुझे क्या पता, उंगलियों पर दिन गिनना मुझे थोड़े ना आता है। उसने कहा, अरे अचानक नानी की बीमारी की खबर सुनकर माँ रोने धोने लगी, तभी माँ को आसनसोल छोड़कर आना पड़ा। मैं तो वहीं रुक नहीं सकता था। मामा ने कहा था कि तू जा, मैं कुछ दिनों बाद तेरी माँ को पहुंचा दूंगा। मैंने थोड़ी भलमानसी दिखाते हुए कहा, क्या हुआ था नानी जी को? अरे बूढ़े पुराने लोगों को जो कुछ होता है, 100 तरह की मिली जुली बीमारियां, और क्या। खैर तू अपनी राम कहानी सुना, कोई नई खबर? हमारी और क्या खबर होगी, बुआ आई थी चली गई। अरे बुआ का आना जाना तो देखता ही रहा हूँ। और फिर तुम्हारे साथ, कहकर नक्षत्र ने घड़ी भर की चुप्पी बाद फिर कहा, तेरी बुआ तो अब एकदम से बदल गई है। क्या खूब लगता ही नहीं इस दुनिया जहान के। ऐसा लगता है मानो अचानक उसकी उम्र 20 साल बढ़ गई हो। क्या लटके झटके हैं सचमुच। एक घरवाली के रूप में उसका शुरू से ही अलग रौब और रुतबा रहा है। अरे नहीं, वह एकदम बदल गई है, बुरी तरह बदल गई। गाड़ी पर बैठते समय तो मुझे जैसे पहचान ही नहीं पाई। फिर जब मुझ पर दोबारा नजर पड़ी तो बोली, अरे तुम नक्षत्र हो ना? हाँ, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, कभी देखा नहीं, ठीक हो ना? हालांकि मैंने कितनी ही बार देखा था। बुआ और फूफा दोनों कई बार घर से निकल रहे हैं या घर जा रहे हैं, हाथों में पैकेट, बैग या झूला लिए। तब तो कभी नहीं कहा। इधर मेरी दादी यही सोचती रही कि खूको मुझसे भेंट करने जरूर आएगी। बाद में हथेली नचाकर बोली, ठीक है नहीं आई तो कोई बात नहीं। लेकिन गाड़ी पर बैठकर खिड़की से मुंह निकालकर क्या बोली पता है? बोली, यहाँ तुम जैसे लड़के यह नहीं जानते कि जान पहचान और मेल मुरब्बत क्या चीज है। अब तो मैं चली जा रही हूँ। अरे ये फूफा जी भी साथ हैं, उन्हें प्रणाम करने के लिए तो आना चाहिए था। उनके घर में यह सब खूब चलता है। बड़े बुजुर्गों और गुरु के प्रति आदर भाव कैसे दिखाया जाता है, इसकी सीख दी जाती है। और यहाँ तुम्हें क्या बताऊं, अपना ही देवर एक बार आते जाते नहीं मिलकर गया। आखिर इन सब सीख की जरूरत तो होगी कोई। और यह कहकर अपना चेहरा घुमा लिया।
कौन कहेगा भला कि यह वही बुआ है पहले वाली जो कहा करती थी, ओ नक्षत्र तू जरा पता लगा कर तो देख कि पुष्पश्री के अगले शुक्रवार में से कौन सी फिल्म लगने वाली है, या वही पुरानी वाली चलेगी। ओ नक्षत्र, तेरे स्कूल के पास वाले नुक्कड़ पर क्या जोरदार चनाचूर मिलता है, तू ला नहीं सकता। अरे ओ नक्षत्र, अपने घर के पास वाली लॉन्ड्री से मेरी रेशमी साड़ी तो धुलवा देना। हमारी वाली लॉन्ड्री में रेशमी साड़ी ठीक से नहीं धुलती है, एकदम गोबर थाप कर भिजवा देता है। वही बुआ शादी के कुछ दिनों बाद मोहल्ले के लड़कों को मेल मुरव्वत का पाठ पढ़ाने आई थी, और जहाँ सारी उम्र पली बड़ी उसे सब यह घर वह कर रही थी। मैं मनी मन यही समझ रही थी कि शादी हो जाने के बाद उसे कोई रियासत मिल गई है। शादी वादी हो जाने के बाद क्या ऐसा ही लगता है, कौन जाने। अचानक नक्षत्र ने पूछा, मौसा जी कहाँ हैं? क्या वह यात्रा पूरी कर वापस नहीं लौटे? मैंने गुस्से में भरकर उत्तर दिया, क्या इतनी जल्दी लौट आने की बात थी? और वापस आए भी तो क्या दोबारा घर आएंगे? उसका चेहरा मुरझा गया। उसने पूछा, क्या सचमुच घर नहीं लौटेंगे? सन्यासी हो जाने के बाद क्या कोई घर लौटता है? मैंने कहा। नक्षत्र की उदासी और भी गहरा गई। उसने कहा, देखो दरअसल वे उस तरह के सन्यासी तो है नहीं, यानी जिस अर्थ में सन्यासी होते हैं। मैं समझ गई कि दरअसल क्या कहना चाह रहा था, लेकिन तो भी मैंने उससे पूछा, जिस अर्थ में यानी किस अर्थ में? बताओ तो, तुम्हारा मतलब क्या है? नक्षत्र ने छूटते ही अपनी मन की बात कह दी, अरे यही त्यागी व्यागी बनकर कंदमूल और फल खाना, दूध पीना, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। नक्षत्र कभी कभी ठीक वैसी ही बात करता है जैसी मेरे मन में उठती है। मैं भी ऐसा ही सोचती रही थी तब से, जब से पिताजी उस चक्र के दफ्तर में आने जाने लगे थे। इसका मतलब यह था कि आजकल के लड़के लड़कियां भी उस मुकुंदगंज के आनंद लहरी के साथ किसी तरह पर तो किसी जगह एक जैसा सोच रहे थे। हमारी सारी श्रद्धा और सम्मान, आशा, विश्वास, सारे त्याग आदर्श उनके हाथों रेहन पड़े थे, और अगर इस क्रम को उलट दिया जाए तो हवा में कोई तालमेल नहीं दिख पड़ा। नक्षत्र और मैं अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। अपने घर के सामने लगी रेलिंग पर पांव झुलाकर बैठे रहते हैं। दादाजी के जमाने के बने इस घर के सामने उस समय के पैटर्न के मुताबिक लाल सीमेंट से बनी पटरी नुमा बेंच है। यह मोहल्ले भर के लड़कों की बैठकी है जैसी है। वैसे ये लड़के आवारा या उचक्के नहीं हैं, ये स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं। अगर ये खाली पड़ी ही तो रास्ते के भिखारी भी इस पर घड़ी भर बैठकर सुस्ता लेते हैं। फेरी वाले या रेहड़ी वाले भी कभी कभार यहाँ रुककर अपना पसीना सुखा लेते हैं। यहाँ तक कि गली मोहल्ले के कुत्ते भी इसके आसपास बैठकर रात बिरात सोए रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ बैठने में कोई परेशानी नहीं होती। अरे कोई बात नहीं कहकर धूल माटी झाड़कर हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। यह जगह सचमुच हमें बहुत अच्छी लगती है। सुबह सवेरे हमारी नौकरानी चंपा माई इस पटरी पर बाल्टी भरकर पानी डालकर झाड़ू फिर जाती है, लेकिन वह सफाई ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती। बैठने के समय धूल झाड़कर ही बैठना पड़ता है। जो भी हो, जैसे भी हो, हम वहीं जा बैठते हैं। बात यह नहीं कि यहाँ बचपन से बैठते आए हैं, बल्कि यहाँ बैठना कमोबेश सुरक्षित लगता है। इसलिए भी किसी लड़की के साथ कोई लड़की कहीं बैठकर बातें करे, यह देखकर भला किस आदमी की नज़र तिरछी नहीं होगी। और यहाँ एकदम सदर्थ रास्ते पर हजारों आने जाने वालों के सामने बैठे अड्डा जमाए रहते हैं। भला इसमें किसी को क्या शक संदेह होगा? तभी छत पर जाकर बातें करने का साहस नहीं होता। अड्डा जमाते हुए हमारी इस बैठक में टूंगते रहने के लिए भी कई चीज़ें रहा करती थी। चनाचूर, झाल मुड़ी, मूंगफली और चने के दाने। दोनों तरफ से मुंह चलने पर यह सारा दृश्य और भी निरामिष लगता है, ऐसा मेरा मानना है। ये सारी बातें मैं अभी अभी सोच कर कह रही हूँ, हालांकि ऐसा तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। और इस बैठकी में भैया शामिल ना हो ऐसा नहीं था, लेकिन तब ऐसी परिस्थिति नहीं थी। लेकिन क्या हमारी स्थिति पहले जैसी है? क्या यह वही बेवजह पुलक भरने वाली बयार है जिसमें तिरते रहना है? नहीं, वह बयार तो सचमुच कहीं खो गई। लेकिन एक बात जरूर है कि इस नक्खा को देखते ही जी और जान को भारी करने वाली हवा का दबाव पता नहीं कहाँ छुमंतर हो जाता है। मैं खुद यह महसूस करने लगती हूँ कि मेरा चेहरा जैसे खिल उठा है। मैं इस खुशी को, इस उजास को दबाने की भरसक कोशिश भी करती हूँ, लेकिन इन्हें रोक या दबा पाना संभव नहीं होता। मूंगफली के छिलके तोड़ता तोड़ता नक्षत्र बोला, सानंद दा भी पता नहीं कहीं रह जाते हैं। आसनसोल से लौटते हुए हावड़ा स्टेशन पर उतरते हुए मैंने देखा कि वे प्लेटफॉर्म पर दो बिंदास किस्म के लड़कों के साथ तेजी से गुजर रहे हैं। मुझे लगा कि मुझ पर उनकी नज़र पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे ना देखने का बहाना किया। मैंने यही जता दिया कि जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं।
मुझे यही जान पड़ा कि भैया ने जो कुछ किया है वही उसके लिए स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि मेरा स्वभाव रहा, मैंने उसे पहुंचते हुए पूछा, नक्खा तू भी आजकल बड़े दांव पेची किया है। भैया ने तुझे ना देखते हुए भी तुझे ना देखने का बहाना किया। क्या उसने कभी इस तरह का नाटक किया है? लेकिन तूने तो उसे ना देखने की नौटंकी दिखा दी ना, और लपक कर चला गया। वाह, यानी तू अब वैसा नहीं रहा पहले जैसा, तू बदल गया है। उसने छूटते ही कहा, ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं बदल सकता, पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता, तू देख लेना। मैंने हैरानी से पूछा, जिंदगी भर? तू क्या क्या करेगा? क्या खाकर जिएगा मरेगा? मैं थोड़ी ना देखने आऊंगी। अच्छा, तू नहीं आएगी तो फिर दूसरा कौन आएगा? कहकर अचानक उसने एकदम से दबी जुबान में कहा, अरे माँ, माँ, लगता है तेरे उसी डॉक्टर काका की गाड़ी इधर आ रही है। तू उसे मेरा काका बता रहा है? वह ना तो मेरा चाचा है और ना मेरा ताऊ। ठीक है, वह तेरा कोई नहीं है, नहीं मेरी बला से, मैं तो फूट रहा हूँ यहाँ से। क्यों? तू क्यों फूटेगा यहाँ से? डॉक्टर यहाँ आकर तेरी जुबान काट लेगा क्या? चुपचाप पड़ा रहे। अचानक पल्लू झाड़कर चले जाना क्या बड़ी अच्छी बात है? पता नहीं उसे देखते ही मेरी परेशानी क्यों बढ़ जाती है। असल में वह जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। और यह कहकर वह अपने घर की तरफ उल्टे पांव भागा। मैं वहीं बैठी रही, जस की तस और मूंगफली के छिलके उतारने में कुछ ज्यादा ही तल्लीन हो गई। गाड़ी धीमी रफ्तार से मेरे घर के सामने आकर रुक गई। आशीन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ बैठकर तो मूंगफली टूंग रही है, लगता है घर में माँ मूंगफली खाने की मनाही कर रखी है। मैंने उनकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, यही अच्छा लगता है। ठीक है, अब तो घर के अंदर चलोगी? पहले भी उस आदमी को पसंद न करने के बावजूद उस दिन के बाद उन पर मुझे थोड़ी सी दया आने लगी। तभी मुझे उनका ये कहना जानबूझकर कुछ कोशिश भरी चालाकी से भरपूर जानना पड़ा। इसलिए मैं उठ खड़ी और बोली, ठीक है चलिए। अरे, मैंने आकर खामखा तुम्हें तंग किया? नहीं, दाने तो कब के खत्म हो रहे थे, मैं तो छिलके चबा रही थी। आशीन डॉक्टर हंस पड़े। इसके बाद घर में दाखिल हुए तो बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है? यहीं होंगी कहीं। उमा, तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा। माँ 2 तल्ले से नीचे उतर आई। सीढ़ियों के सामने वह अचानक थम गई। अरे, आप अचानक इस गरीब घर में? मेरा सौभाग्य। डॉक्टर ने कुछ देर तक मेरी माँ की तरफ देखा, बल्कि कुछ देर आप अलग दृष्टि से देखते रहे। ऐसा लगा कि माँ कोई हिसाब लगा रही है। और ठीक इस समय मुझे जान पड़ा कि मेरी माँ सचमुच कितनी सुंदर है। साथ ही यह भी जान पड़ा कि यह प्रज्ञा परमा के मुकाबले तो बहुत सुंदर है। हालांकि इन सब बातों को सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे मन में जब यह बात आ गई तो क्या किया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा, सौभाग्य है या दुर्भाग्य, यह अब आप ही विचार कीजिएगा। मैं तो वैसे ही एक अजीब सी हालत में आया हूँ, भग्न दूध की भूमिका में। माँ थोड़ा घबरा गई, उसकी आवाज़ कांप उठी। बात क्या है? डॉक्टर ने छूटते ही कहा, अरे आप परेशान मत होइए, कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने आते ही ठीक से अपनी बात नहीं रखी। मैं आपको एक खबर देने के लिए आया था। प्रभुपाद जी और उनके संप्रदाय की भारत यात्रा के बाद कल एक साथ यहाँ लौटने की बात थी, लेकिन ऐसा कुछ था? माँ ने पूछा। हाँ, तय तो यही था। क्या आपको पता नहीं था? फिर अब जो खबर मिली है कि उसके अनुसार वह तय प्रोग्राम बदल गया। अब वे सब सदल बल पुणे के आदि चक्र केंद्र जा पहुंचे हैं, और यह भी तय हुआ है कि वे सब वहां दुर्गा पूजा तक ठहरेंगे और उसके बाद लौटेंगे। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, माँ ने कहा। मुझे इसमें कोई खास खबर तो नहीं जान पड़ती, आप खामखा परेशान हुए। इसके बाद माँ कुछ देर चुप रही। फिर उसने पूछा, वहाँ क्या दुर्गा पूजा की खूब धूमधाम होती है? अगर ऐसा है तो ठीक ही है। माँ की पहली बात से मैं जरूर चौंक पड़ी। आशीन डॉक्टर ने कहा, नहीं, बल्कि ठीक इसके उल्टा। यह सब कलकत्ते की चहल पहल, धूमधाम और शोर शराबे से दूर रहने के लिए किया गया होगा। वहाँ इन सारी बातों का तो कोई झमेला ही नहीं। ऐसा कहते कहते आशीन डॉक्टर सहन पर पड़े हमारी खाने की मेज के सामने पड़ी कुर्सी खींचकर बैठ गए। ठीक ही है, माँ ने कहा। और मैं मन ही मन रोने लगी। पिताजी जैसा कि तय था नहीं लौटेंगे, यह सुनकर नहीं, और वे वापस लौटकर अपने घर आएंगे, ऐसी भी आशा नहीं थी। मेरा जी यह सुनकर उचाट हो गया कि पिताजी पूजा आई कहकर एकदम बच्चों की तरह पागल हो उठते थे। वे इस मोहल्ले की सार्वजनिक पूजा पंडाल के अध्यक्ष भी थे। वही अब पूजा के हाय हंगामों से बचने के लिए कहाँ जा बैठे हैं। पिछले साल भी हमारी पूजा का समय हंसी खुशी से नहीं बीता था। हालांकि पिताजी ने पूजा पंडाल में जाकर तब भी कोई धमा चौकड़ी नहीं मचाई थी और न अपना रौ भी गालिब किया था, और तब भी सब कुछ ठंडा और गीली तीली की तरह जान पड़ा था। फिर भी हम लोग परिपाटी के अनुसार नए कपड़े पहनकर प्रतिमा दर्शन के लिए निकल पड़े थे। वहां पुष्पांजलि दी थी
और संगी सहेली के साथ एक एक पंडाल घूमकर किस प्रतिमा की क्या खूबी है, किस पंडाल की साज सज्जा कितनी नई और मौलिक है और कितना खर्च हुआ, यह सब लेकर अपने आपस में चर्चा भी की थी। चाहे खाऊं ना खाऊं, लेकिन मौज मस्ती के लिए ही सही कई कई जगहों पर प्रसाद लेने जरूर पहुंच जाती थी। और जो पूजा पंडाल हमारा कहलाता था, यानी पिताजी जिसके अध्यक्ष थे, उसके आमंत्रण पर ढाला और खिचड़ी प्रसाद पाने के लिए पंगत में भी जा बैठी थी। और मैंने इन सब में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पुष्पिता को नीचा दिखाने के लिए। और सच तो यह था कि उसके दल ने जब नक्षत्र को एक कठपुतली की भूमिका देकर उसे मनमाने ढंग से घुमाने और नचाने की तैयारी कर ली थी, तब हमारे मन में जरा सी भी इस बात का खटका नहीं था कि हमारे सिर पर जो छत है वह कभी भी बीम बरेक समेत गिर सकती है और हम कभी भी मुसीबत में आ सकते हैं। यानी कि तब भी वह रौब दाब बरकरार था, लेकिन अब की बार, इस बार सिर ऊंचा कर घूमने फिरने वाली वह शान कहाँ रह पाएगी। इस बार तो सारी दुनिया देखेगी कि हमारी छत पूरी तरह गिर पड़ी है। दीवारों की ओट में छुपाने वाली कोई चीज रही ही नहीं। हम सब पूरी तरह उधड़ गए हैं, अघड़ गए हैं और चारों ओर खड़े लोग हमें घूर रहे हैं। हमें यानी माँ को और दो बेटियों को, और सिर्फ पिताजी ही नहीं, भैया भी हमें इतना ज़्यादा उघाड़ गए हैं कि भैया का चला जाना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पास पड़ोसियों और परिचित रिश्तेदारों तथा जान पहचान वाले लोगों के ऊपर किसी तिलिस्मी हथौड़े की जबरदस्त चोट थी। आखिर इन दो दो बड़ी घटनाओं की वजह क्या है, लोग तो जानना चाहेंगे ही। और इस जानने का सबसे आसान तरीका जो सामने नजर आएगा, उससे आंख कैसे चुरा सकते हैं भला। और इसके साथ ही हमारे घर के द्वार पर बार बार उस डॉक्टर की कार आकर खड़ी हो जाए तो फिर इसके बाद अलग से कुछ कहने को रह जाता है। कार जो अक्सर खड़ी हो ही जाती है, आज भले ही वह भग्नदूत की भूमिका में हो, लेकिन इसके पहले भी वह हमारी परेशानियों के बीच परम हितैषी और चिंतित आत्मीय की भूमिका में दो एक बार आते रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि बुआ की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। हाँ, बुआ ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, उस दिन वापस अपनी ससुराल जाते हुए, उस दिन जो अफसोसनाक वाकया हुआ था। इसके बावजूद भी माँ ने सबको हैरानी में डालते हुए ट्रेन के लिए विदा होने के पहले खाना वाना बनाकर सबको खिलाया पिलाया। इसके बाद ट्रेन पर यात्रा के दौरान कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए टिफिन सजोकर मुझसे कहा, चाहे यह सब ले जाकर बुआ को दे, जाने से पहले अपने बैग में सहेज ले। मैंने कमरे में घुसते हुए दरवाजे पर लगे पर्दे की फांक से देखा कि फूफा जी पलंग पर बैठे थे। बुआ घर की सूती साड़ी बदलकर बाहर जाने के लिए अच्छी साड़ी पहन रही थी। मैं अचानक रुक गई और तभी मेरे कानों में बुआ की बातें सुनाई पड़ी। अरे ये दुखिया रुखिया विधवा टिधवा सिर्फ बहाना है, समझे। इससे आशिंदा को इस घर में बार बार आने का एक सीधा साधा रास्ता मिल जाएगा। अब तो यह घर वैसे भी लवारिस हो गया है, बड़ी धनवंती विधवा बनती है ना। इतने बड़े शहर में इस घर के एक तल्ले पर बने 2 कमरों के अलावा उसे और कुछ नहीं मिला। डाकू को जेब काटना सिखा रही है। मैं सोच रही थी कि खामोशी से उल्टे पांव लौट जाऊं, लेकिन मेरे मन में बैठा सांप फुफकार उठा। मैं यह जता देना चाहती थी कि ओ महिमामयी महिला श्रेष्ठी, मुझे तुम्हारी मंशा का पता चल गया है। इसलिए मैंने टिफिन दान को हौले से दीवार से टकरा दिया ताकि यही जान पड़े कि मेरी असावधानी से ऐसा हुआ है। कौन? बुआ ने हड़बड़ाकर पूछा। मैंने बड़ी शांति से उत्तर दिया। मैं मऊ। माँ ने तुम लोगों के लिए ट्रेन में सफ़र के वक्त कुछ टिफिन बना दिया है, लो रख लो। बुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल आई और बोली, क्या गजब है, इतना तो क्या क्या दिया ही था, रास्ते में ही कुछ लेकर खा पी लेते। भाभी भी कहाँ मानने वाली है भला, इस आपाधापी में भी। मैंने एकदम दबी जुबान में कहा, माँ ने तो यह सब कब का तैयार कर रखा था, मैं इसे कब से लेकर यहाँ खड़ी हूँ। तुम साड़ी जो बदल रही थी। इसके बाद मैंने बुआ के चेहरे की तरफ ताका नहीं, उल्टे पाँव वहाँ से खिसक गई। लेकिन वापसी में मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। और तभी बुआ ने यह सोचा था कि इस बेहद मासूम लड़की ने उसकी किसी भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया होगा, या कि सुन लेने पर भी ठीक से समझा नहीं होगा। इसलिए बड़े आराम से अपनी ससुराल पहुंचने के कुछ दिन बाद इस बारे में बताते हुए उसने एक पत्र में पूछा था, मुझे आशा है कि तुम्हारे घर की किराएदार महिला को लेकर कोई खास हंगामा नहीं हुआ होगा। आखिर कैसे हैं वे लोग, ज़्यादा अकड़फू वाले तो नहीं, और उनके साथ आया हुआ लड़का पागल है या निरा बुद्धू, बताना तो।
लेकिन क्या वही भद्र महिला हमारे यहाँ आई थी अपने पागल या सन की बेटे को साथ लेकर? नहीं, उनका यहाँ आना संभव हो ही नहीं पाया। उनके पूर्व जन्म के बेटे की जोरदार कोशिशों के बावजूद ऐसा हो नहीं सका। उन्हें उत्तर कलकत्ता में अपने ससुर जी की पुश्तैनी घराने में लौट जाना पड़ा, और जहाँ अब वे पूरी तरह रच बस गई हैं। भला क्यों? इसकी वजह और कुछ नहीं, उसी बेवकूफ़ लड़के की जिद थी। वह सनकी और झक्की लड़का अपने भैया की मौत के बाद अक्सर कहा करता, घर चलो मैं घर जाऊंगा। उसे साथ लेकर और भी 2-4 फ्लैट और घर दिखाए गए, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। घर कहने का मतलब उसके लिए अपना वही पुराना घर था। यहीं से उसका बचपन जुड़ा था और उसकी किशोरावस्था की स्मृतियाँ। आशीन डॉक्टर का कहना यह था कि उस लड़के को देखने पर ऐसा लगता है वह मनी मन शायद यही सोचता है, अगर वह वहां जाएगा तो कभी अपने भैया को देख पाएगा। दरअसल पहले ही थोड़ी सी गलती यह भी हो गई थी कि उसे उसके भैया का अंतिम दृश्य नहीं देखने दिया गया। तब उसे नींद की गोली देकर सुला दिया गया था। घर चलो घर ले चलो कि लगातार रट से सारा सोचा विचारा काम बिगड़ गया। अपने जीवन के आखिरी सहारे की जिद पर अपने टूटे फूटे दिल को किसी तरह मजबूत कर उसी घर में वापस जाना पड़ा, जिसे कभी भी अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी, और जहां उनके लिए किसी के मन में रत्ती भर भी आग्रह नहीं था। उसके पति दूसरे भाइयों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कमाऊ थे, और यही जैसे उनका अपराध था, बहुत बड़ा अपराध। और काम करते हुए ही नहीं, बल्कि काम करने वाली जगह पर ही मृत्यु हो जाने के कारण हर्जाने के तौर पर कंपनी ने उनकी आशा से कहीं ज़्यादा आर्थिक सहायता उन्हें दी थी। यह उनका दूसरा बड़ा अपराध था। इसके बाद में क्या, बड़े लड़के को 5 लोगों की गृहस्थी में लायक बनाने के बाद जब अच्छे दिन आए तो बड़े चाव से किसी तस्वीर जैसी खूबसूरत कोठी से में बसने को अकेली खिसक गई। तब कोई याद नहीं आया वह सब क्या तारीफ के काबिल था? और फिर इसके बाद क्या हुआ? ओह, क्या गुमान था। अब जबकि गुब्बारे की हवा निकल गई तो फिर उसी माहौल में सिर छिपाने के लिए क्यों आई हो महारानी? आशीन डॉक्टर ये सारी बातें माँ को सुना गए थे, बड़ी पीड़ा से और बड़े भारी मन से। देखिए मिसेस लहरी, आदमी की किस्मत भी क्या चीज़ है। बेचारी महिला को उसी जगह पर लौटने को मजबूर होना पड़ा। अब तो वही अबोध और अबुझ लड़का उसका एकमात्र सहारा है। वह जैसे हो खुश रहे, इसी की चिंता में वे डूबी रहती है। और फिर उपाय भी क्या है? इसलिए इस घर में बुआ का शेयर जस का तस पड़ा रहा, और इस बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं गया। और उसकी उस लंबी चौड़ी चिट्ठी का उत्तर भी भला कौन लिख भेजता? पुष्पिता ने जरूर यह वादा किया था कि वह उसे सारी बातों का खुलासा करके चिट्ठी लिखेगी, इसलिए उसी के हाथ एक पोस्ट कार्ड लिखकर भिजवा दिया गया। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस बुआ ने खींचकर इसका जवाब भी लिख भेजा था पोस्ट कार्ड में ही, और ताना मारते हुए पूछा था, एक खबर तक नहीं लिख सकती थी तुम लोग? और जो पूछा जाता है उस पर चुप्पी लगा जाती है। घर का कोई आदमी एक चिट्ठी तक नहीं लिख भेजता, यह भी कोई बात हुई? कोई आदमी का मतलब था माँ, और माँ को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, इतना तो कहना ही होगा कि पिताजी इस कावेरी लहरी पर एक बहुत बड़ा उपकार कर गए। इस महिला को मैं तो लगातार देखती आ रही हूँ। इसका तेवर देखकर यही जान पड़ता है अपने कर्म और कर्तव्य, अधिकार और दायित्व का पूरा पूरा पालन ना कर पाने का इन्हें बड़ा मलाल है। अपने आत्मीय समाज, पास पड़ोस और परिचितों, इन सब के मामले में इन्होंने जैसे पहले ही तय कर लिया था कि जितना कुछ उचित है करना जरूरी है, उसके लिए उतना भी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसी कोशिश जारी है जिससे कि सारा काम इस तरह हो कि कोई भूल ना हो। और अब तो चूक और गलतियों का ही अंबार सा लगा है, लेकिन इस और किसी की नज़र नहीं है। माँ के लिए लोक व्यवहार जैसा शब्द कभी देवी देवताओं जैसा पवित्रतम हुआ करता था, लेकिन अब वही माँ लोक व्यवहार के मामले में बेहद उदासीन हो चली थी, और यह सब देखकर मैं सचमुच घबरा जाती थी। और कभी कभी माँ के अपने ही जान पहचान के लोगों के बारे में उनका बड़ा रवैया अजीब सा होता था। पिताजी के अचानक स्वर्ग पथ पर आरोहण का समाचार पाकर हमारे यहाँ ना जाने कितने लोग आए थे। कुछ अपनी हैरानी जताने आए थे और कुछ जिज्ञासावश। इनमें से हर एक आदमी अंदर के रहस्य को जानना चाहता था। ऐसा खुश दिल, हंसमुख और खाने पीने का रसिया, पहनने ओढ़ने का शौकीन आदमी अचानक संन्यास लेकर मठों और मंदिरों की ओर निकल जाएगा और संन्यास ले लेगा, यह कैसे संभव है? इस महानगर में जो लोग हमें जानते हैं वे तो आएंगे ही, यहाँ तक कि खड़गपुर से हमारी बड़ी मौसी भी दौड़ी चली आई अपने बेटे के साथ।
चंदन नगर में मजले मामा और मजली मामी आई, और जो लोग आ रहे थे उनमें से, अरे भाई रह जाओ, रुक जाओ, खाना खाओ, बिना खिलाए तुम्हें कौन जाने देगा, यहाँ आकर 2 दिन रुकोगे भी नहीं तो जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी, इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि माँ ये सारी बातें एकदम भूल गई हैं, या फिर जैसे कि उन्हें इन बातों का कुछ पता ही नहीं था। बड़ी मौसी इस जीवन में कलकत्ता आने के बाद शायद पहली बार हमारे यहाँ न रहकर अपने देवर के यहाँ या फिर किसी और के यहाँ ठहरी। ऐसा कभी सोचा भी जा सकता है भला? मामी जी के पिताजी के घर जाकर रुके। हालांकि हमारे घर में वैसे भी कमरे खाली ही पड़े थे, बल्कि पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा खाली, क्योंकि पिताजी नहीं है, भैया भी नहीं है। लेकिन माँ ने किसी से यह नहीं कहा, ओ माँ क्या कहा, चली जाओगी, कह दिया और चली गई। हालांकि वे सब सूटकेस लेकर आए थे। क्या माँ को यह सब नहीं दिखता था? लेकिन इसके बावजूद वे अगर यह कहते कि अच्छा तो फिर चले, तो माँ कह उठती थी ठीक है फिर आना, और इधर मेरी हालत एकदम पतली हो जाती थी। काटो तो खून नहीं, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या। हमारे घर आने वाले आते ही उस रहस्य को जानने की कोशिश करते। तब माँ बड़ी चतुराई से हंसकर कहती, वाह, लगता है तुम लोगों ने लाला बाबू की कहानी नहीं सुनी है। कब किसके सिर मुक्ति का भूत सवार हो जाए कोई बता सकता है भला? लेकिन बड़ी मौसी ने माँ को यूं नहीं छोड़ा था। उसने पूछा, इन तीन तीन नाबालिग बाल बच्चों का वो बेसहारा बनाकर और नौकरी के साथ घर गृहस्थी छोड़कर वे कैसे जा सकते हैं? क्या घर बैठकर धर्म कर्म नहीं होता? तूने उसे यह नहीं बताया? माँ ने जवाब दिया, ओ माँ, यह भी कोई बात हुई? तुम लोगों के शास्त्र में लिखा नहीं है कि पत्नी का पहला कर्तव्य अपने पति के धर्म कर्म में उसकी सहायता करना, वह जिस पथ पर जाए उसका साथ देना, है कि नहीं? और अगर कोई दुर्भेद किले के अंदर अपने को सुरक्षित समझे तो क्या उसे वहां से निकालना आसान है? मामा ने पूछा, तो फिर तूने क्या तय किया है? मैं जो कुछ तय करूंगी क्या वह ठीक वैसा ही होगा? माँ ने उत्तर दिया था। तो भी तुमने कुछ तो सोचा ही होगा। माँ ने बड़ी सहजता से कहा, नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। हाँ, यह सोचकर देखा जा सकता है कि धर्म पथ तो आंखों से देख लिया, अब अपनी आंखों से यह देखना है कि अधर्म पथ कैसा होता है। इसके बाद भला किसमें यह साहस होता कि यहाँ आकर हितोपदेश बगाड़े। पिताजी की जान पहचान के भी कुछ लोग आए थे। माँ ने उनसे कहा था, यह लहरी कराने की बात है, आप लोग तो यह सब कुछ जानते ही हैं। भैया के मामले में भी कुछ पूछा या बताया जाता था, वह भी कम अजीबोगरीब नहीं था। आखिरकार वे लोग जो माँ के ऊपर रहम खाने आते थे, वे एक तरह से उल्टे पांव लौटकर चले जाते थे, और इसमें संदेह नहीं कि वे फिर दोबारा आने को सोचेंगे भी नहीं। मुझे ऐसा जान पड़ता कि माँ शायद जानबूझकर ऐसा कहा करती थी। दरअसल वह किसी की दया की पात्रा नहीं बनना चाहती थी। साथ ही पहले की तरह दायित्व की वे किसी तरह की चूक हो जाए इस बात से परे हो जाना चाहती थी। और यहाँ तक कि माँ ने बड़ी मौसी से भी यह नहीं कहा कि यह क्या दीदी, तुम इतनी जल्दी जा रही हो, पागल तो नहीं हो गई? मैं देखती हूँ तुम कैसे जाती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब तो सज्जन भग्नदूत की भूमिका में यहाँ आए थे। माँ ने उनसे कैसे कहा, चलता हूँ, यह क्या, चाय पिए बिना आप यहाँ से कैसे चले जाएंगे भला? ऐसा क्यों कर हुआ? इसका मतलब क्या है? लगता है माँ धीरे धीरे खुद मेरे लिए रहस्यमयी बनती जा रही है।